आज आज की क्लास में पोलर इक्वेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। पोलर तो बहुत बड़ा रीजन मतलब कह सकते हैं कि इसका डोमेन बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस को कवर करेगा। तो पोलर इक्वेशन, ठीक। तो पोलर इक्वेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि सपोज करिए कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या पढ़े थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी पढ़े थे, तो किसी पॉइंट का अगर हमें लोकेशन फाइंड करना है, कार्टेशियन, मतलब कि मैं आपको थोड़ा मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि पोलर का क्या मीनिंग है। जैसे किसी पॉइंट का लोकेशन फाइंड करने के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसे बोला जाता है कार्टेशियन, ओ एक्स और ओ वाई को कहेंगे कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो किसी पॉइंट को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो हम करेंगे क्या कि यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दिए, यहाँ से डिस्टेंस को मेजर कर दिए कि एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो एक्स हो जाएगी, वाई पर जो डिस्टेंस है वो वाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक्स वाई बन गया। तो ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट 3 4 है, तो 3 4 में हम करेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा और ऊपर वाला ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसे ही जैसे कि किसी बिंदु के लोकेशन, किसी पॉइंट के लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें किसी सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम चीज़ों को सोचते हैं, ठीक। जैसे कि आप अगर सपोज कीजिए, अगर आप अपनी आइडेंटिटी बताएंगे तो फिर आप अपने फैमिली के रेस्पेक्ट में बताएंगे कि हम इस गांव में हैं और इस फैमिली के हम सदस्य हैं, हमारे पिताजी का ए नाम है, दादाजी का नाम बताएंगे। तो कुछ न कुछ रेफरेंस चाहिए, ठीक है। किसी को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम क्या हैं, कुछ न कुछ रेफरेंस चाहिए, ठीक। बिना रेफरेंस का नहीं होगा। हाँ बोलिए। फिर से बताइए एक बार। जैसे कि आपको अपने बारे में कुछ बताना है, तो ये तो पता नहीं चलेगा ना कि आप प्रकट हो गए कहीं से, अंतरिक्ष से, ठीक है। ऐसा तो नहीं सोचेंगे। आप अपने आप को बताएंगे तो पहले अपने गांव का नाम बताएंगे, फिर गांव में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर अपने घर का, मतलब अगर आपके दादाजी फेमस हो, दादाजी का नाम बता के बोलेंगे मैं उनकी पोती हूँ, ठीक है। अगर पिताजी, अगर आपके दादाजी को कोई नहीं जान रहा है, पापा को सब जान रहे हैं, तो पापा के नाम से बोलेंगे। तो कुछ न कुछ हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बेस चाहिए, बेस, आधार, ठीक। उसी को बोलते हैं हम लोग, मतलब किसी के सापेक्ष हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही किसी पॉइंट को लिखने के लिए, जैसे मैं कह दिया 3 4, तो 3 4 स्पेस में नहीं होगा, एक सिस्टम होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसके रेस्पेक्ट में अगर वहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम ड्रा कर दें, तो जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है उसकी दूरी हो जाएगी एक्स या 3, और फिर वाई एक्सिस पर ये हो जाएगा 4, इस प्रकार से, ठीक। तो ऐसे ही इसी से मोटिवेट होकर के आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जो पोलर इक्वेशन है, पोलर में भी हम एक पोलर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक। तो उस सिस्टम में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स, अभी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े थे, कार्टेशियन, कार्टेशियन सिस्टम में एक्स और वाई की ज़रूरत होती है। वैसे ही और एक्स वाई की जरूरत के साथ साथ एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है, और जहाँ कट करते हैं दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, जहाँ कट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में हम किसी पॉइंट के स्थिति को बताते हैं। इसी प्रकार पोलर इक्वेशन में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आर और थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो कोई ना कोई एक बिंदु होगा जिसके सापेक्ष आर थीटा आएगा। जैसे मैं कह दिया कि एक्स वाई है, अब पता नहीं चल रहा है कि एक्स एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस कहाँ है। बिना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और वो भी मूल बिंदु, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही एक्स वाई का अस्तित्व है। अगर इसको हटा दिया जाए तो एक्स वाई कहाँ होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए पोलर सिस्टम में भी हमें आर थीटा की दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, मतलब एक कोऑर्डिनेट में दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। एक आर होता है, दूसरा थीटा होता है, और एक किसके रेस्पेक्ट होते हैं, एक बिंदु के रेस्पेक्ट होते हैं, जिसे पोल कहेंगे, ठीक है। और यहीं से एक लाइन जाती है जिससे हम लोग इनिशियल लाइन बोलते हैं, इनिशियल लाइन, ठीक है।
तो आर थीटा क्या होता है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जिसका आर थीटा लोकेशन होगा, तो आर होगा ओरिजिन से इसकी दूरी आर हो जाएगी, मतलब यही पोल को 0 0 मान लेते हैं, ठीक। और हम इसी को इसी से दूरी नाप लेते हैं कि ओरिजिन से कितना दूरी पर है और इनिशियल लाइन से कितना एंगल पर है, वो थीटा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग आर और थीटा, और यही होता है कोऑर्डिनेट। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कल्पना करिए कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और कह रहे हैं 3 और 30 डिग्री, तो आप समझ जाइएगा कि 30 डिग्री पर आप आगे बढ़ेंगे और 3 डिस्टेंस कवर करेंगे, 3 यूनिट डिस्टेंस, तब 3 और 30 पॉइंट हमें मिल जाएगा। और आपको जो थीटा मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में मेजर करना है, ठीक। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 0 से चालू होगी और 360 तक जाएगी, ठीक। तो इसलिए हम कहेंगे कि थीटा का रेंज 0 से 360 है और आर का रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी इतना बड़ा है, ठीक। तो यही सिस्टम बनेगा पोलर सिस्टम। जैसे कि पोलर और कार्टेशियन में क्या बेसिक डिफरेंस मतलब क्या रिलेशन हो, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर यही सपोज करिए पोलर एंड कार्टेशियन, ठीक है, इनके बीच में आपको रिलेशन दिखाना है। तो आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, जैसे कि हम कहेंगे इसको पोल, और यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे जिसे बोलेंगे इसको बोलेंगे इनिशियल लाइन। तो यहाँ से हमारा कोई अगर पॉइंट यहाँ पर सपोज कीजिए P है, जिसका कि आर थीटा कोऑर्डिनेट है पोलर सिस्टम में, तो ये दूरी होगा R और ये दूरी होगा ऐसे करके थीटा हो जाएगा। तो अब आप इमेजिन करिए कि मैं अगर यहाँ से x एक्सिस को y एक्सिस और x एक्सिस को पास करा दूं इसी पोल से ही, पोल एज अ ओरिजिन की तरह है, ठीक है, ऐसे नीचे, और इसको इधर मैं ऐसे कर दूं, ध्यान दीजिए। तो इनिशियल लाइन के ऊपर ही रहेगा x एक्सिस, मतलब इनिशियल लाइन जो है व्हाइट वाली लाइन है और x एक्सिस जो येलो वाली लाइन है इसको x एक्सिस कहेंगे, और ऊपर वाली ये जो येलो लाइन है इसको बोलेंगे y एक्सिस, जो कि आप पहले से जान रहे हैं। तो अगर ये r है तो यहाँ P से अगर P का एक दूसरा कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y, तो एक ही बिंदु के दोनों कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई है और पोलर में आर थीटा है, तो दोनों में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं एक्स एक्सिस पर इस तरीके से, और वाई पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ठीक। तो ये जो थीटा बन रहा है और ये आर बन रहा है, तो मान लीजिए पी है, ये एन है और ये सपोज कीजिए ओ है, तो इन ट्रायंगल ओ एन पी में अगर कास थीटा का यूज करिए तो कास थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, तो ओ एन अपान हाइपोटेनस आर है यहाँ पर, तो यहाँ से ओ एन की वैल्यू हो जाएगी आर कास थीटा। तो ये हो गया आर कास थीटा, और यही एक्स एक्सिस पर है तो एक्स के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये जो होगा यहाँ जो दिख रहा है ये पीएन ये जो डिस्टेंस है पीएन, ये हो जाएगी, इसी में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू ले लें तो हो जाएगा पीएन बाई आर, तो इम्प्लाई करेगा पीएन की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा, तो हो जाएगा आर साइन थीटा। और यही डिस्टेंस किसके इक्वल है, वाई का डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये वाई हो गया। तो फाइनली ये वाई का इक्वल हो गया और ये जो है एक्स के इक्वल हो गया। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर पोलर आपको पता हो आर थीटा, तो इसी के करेस्पॉन्डिंग जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो बनेगा, ठीक, इसी के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसी के करेस्पॉन्डिंग जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बनाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसकी हेल्प से आर कास थीटा और आर साइन थीटा हो जाएगा, और यही होगा एक्स के बराबर और ये होगा वाई। ये पोलर दिया था उसे कार्टेशियन निकाल रहे हैं। अगर इसका उल्टा चलेंगे कि हमें मान लीजिए कार्टेशियन दिया हो, सपोज करिए कार्टेशियन कार्टेशियन में क्या होता है कि x, y दिया होता है, तो आपको पोलर निकालना है। तो पोलर में आपको क्या चाहिए, r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन है। आपको पता है कि ओ एन ही ओ से लेकर के एन तक जो डिस्टेंस है यही x एक्सिस है, तो x के बराबर है। और ऐसे ही, ठीक, ऐसे ही यहाँ पर
पी एन जो है आर का आर साइन थीटा ए वाई के इक्वल है, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कास स्क्वायर साइन स्क्वायर का सम 1 होता है और आर स्क्वायर इक्वल टू, या आर का वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख देता हूँ, आर का वैल्यू रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर यहाँ से निकल गया। थीटा निकालना है तो इन दोनों का भाग दे दीजिए, जैसे कि ये नीचे वाला है ना, इसको 2 मान लीजिए, ऊपर वाले को 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2/1, तो 2/1 से हो जाएगा आर साइन थीटा अपान, ठीक, आर कास थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, यहाँ से इम्प्लाई करेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो आपको आर भी पता चल गया, यहाँ पर आर भी पता चल गया और यहाँ पर थीटा भी पता चल गया। एक्स वाई अगर आपको गिवन रहेगा तो पोलर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से पोलर कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पर स्पष्ट आपको समझा दिया। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। ओके, ठीक है, तो सबको सुनाई दे रहा है? क्यों? हेलो, किसी को प्रॉब्लम है? किसी? ओके, तो क्लियर हो रहा है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ? वो चीज़ें तो बहुत ही बेसिक है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में हमें पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक पढ़ना है, ठीक। तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले हम आपको पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक बता देते हैं कि कैसे बनेगा कोनिक। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोनिक की डेफिनेशन क्या होती है। कोनिक की डेफिनेशन ऐसे बताई जाती है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर कोई इस प्रकार से, एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन में यहाँ ड्रा करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इस प्रकार से कोई एक, सपोज करिए ये मैं कोनिक बना रहा हूँ। कोनिक एक्चुअली बनता कैसे है? कोनिक का जो डेफिनेशन होता है ना, अगर कोई पूछ दे कि कोनिक क्या होता है तो कोनिक को लेकर घबराइए नहीं। कोनिक बहुत से सिंपल चीज़ है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एक पॉइंट P इस प्रकार से मूव करता है कि एक फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस नहीं, फिक्स्ड लाइन, ठीक है, एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को कहेंगे S, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट है फिक्स्ड है, ठीक, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग कहेंगे फोकस, इसको फोकस कहेंगे, ठीक। और ये जो लाइन है इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। तो डायरेक्ट्रिक्स से हिंदी में से नियता बोलते हैं, इसको नाभि बोलते हैं। तो यहाँ P कोई पॉइंट है तो P से S की डिस्टेंस और P से इसकी डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, मतलब कि अगर मैं इस पर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, ठीक, इस तरीके से, तो इसको M बोलेंगे और इसको हम ज्वाइन कर दूँ, इसको बोलेंगे S, ठीक। तो जो PS बाई PM होता है, ठीक, ये E होता है, एक कांस्टेंट होता है, पहले कांस्टेंट फिर E, कांस्टेंट, और इसको फिर E बोलते हैं, इसको E को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। अब E के वैल्यू अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान आता है। अगर E का वैल्यू 1 हो तो तुरंत ही आता है पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे तो याद रखे रहिएगा, सब क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। E का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसको बोलेंगे हाइपरबोला, 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 ठीक। E का वैल्यू जब लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो इसको बोलेंगे इलिप्स, इसको इलिप्स बोलेंगे, ठीक। E का वैल्यू जब इक्वल टू 0 होगा इसको सर्कल बोलेंगे, ठीक। तो इतना तो बेसिक है। अभी हम सेकंड डिग्री जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर और भी चीज़ें बताएंगे और डिटेल में बताएंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही इलिप्स है। अब इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो यस होता है इसे नाभि बोलते हैं और नाभि पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जिसे हम बोलते हैं नाभि लंब, इसको बोलते हैं नाभि लंब,
ठीक है, मतलब नाभि पर क्या है, नाभि पर लंब है इसलिए नाभि लंब हो गया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसका नेम देते हैं इसको इस तरीके का, एक बहुत ही सिंपल नेम देते हैं, इसका नाम होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझ जाइए, स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप बुक से देख लीजिएगा। तो यह है लेटस रेक्टम। तो नाभि लंब, और इस नाभि लंब की लंबाई मानते हैं हम लोग कि स्मॉल एल होगी, ठीक। और पी का कोऑर्डिनेट हम मानते हैं कि आर थीटा होगा। तो आर थीटा होगा तो यहाँ से इसकी दूरी ऐसे आर होगी और ये दूरी ये होगी थीटा होगी, ठीक। इतना तो क्लियर होगा सबको? क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। तो अब करना क्या है कि अब देखिए, अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर देंगे, एक परपेंडिकुलर और ड्रा कर दिए, ठीक है। तो हमें इससे हमें यहाँ से मिलेगा क्या, देखिए ए थीटा है, तो मान लीजिए कि पी है, ए एस है, इसे मान लीजिए एन, मान लीजिए ए एन है, ठीक। और यहाँ पर सपोज कर लीजिए ओ है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है जो कि आप समझ सकते हैं सभी लोग, ठीक। इस तरीके से इसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और बहुत मज़ेदार बात है जिससे कि सारी चीज़ें इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए कि यही मैं बताया ना, पी एस बाई पी एम, पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई, तो यहाँ से हो जाएगा पी एस इक्वल टू ई इंटू पी एम, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि अगर ये पॉइंट घूमते घूमते मान लीजिए ऊपर यहाँ पर टी है, अगर टी पर पहुँच गया, अगर पॉइंट टी पर पहुँच गया, तो उस कंडीशन में ये मान लीजिए कि मैं इसका नेम रख देता हूँ यम ए, मान लीजिए कि यम डैश में रख दिया, ठीक। तो अगर यही पॉइंट पी जो है मूव करते हुए ऐसे ऐसे ऊपर की ओर मान लीजिए मूव करते हुए, इस तरीके से मूव करते हुए अगर यहाँ पर पहुँच जाए, तो उस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस बनेगा हो जाएगा, P तो T के पास पहुंच गया। इफ अगर मान लीजिए कि P टेंड कर जाए T की ओर, तो P के जगह पर क्या हो गया, T हो गया। तो T से S की दूरी यानी कि TS इक्वल टू, जैसे कि ये था PS इक्वल टू ई डॉट PM, तो वैसे ही TS इक्वल टू ई डॉट PM डैश हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ओके। तो TS देखिए, TS T से S तक की दूरी, इसी को मैं बोल रहा हूँ नाभि लंब, ठीक। नाभि लंब यहाँ से लेके अर्ध नाभि लंब इसे बोलेंगे सेमी लेटस रेक्टम। देखिए पूरे को बोलेंगे लेटस रेक्टम, ठीक। नाभि लंब पूरा है उसे लेटस रेक्टम बोलेंगे, लेकिन आधा यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे सेमी लेटस रेक्टम, जो कि L है। तो T से S की दूरी L है तो इसे L बोल दिए, E को इस साइड ला दिए और यहाँ से टीएम डैश बोल दिए। अच्छा, जो टीएम डैश है, टी से एम डैश तक की दूरी, ये पूरा बराबर है यस से, मान लीजिए यहाँ पर जेड है तो यस जेड की दूरी, यस जेड की दूरी। इस डिस्टेंस को ध्यान से देखिए सभी लोग और महसूस करिए कि जो टी से लेकर के इस एम डैश तक की दूरी है, टी एम डैश, वही दूरी यस से लेकर के जेड तक की दूरी है, तो हो जाएगा यस जेड, ठीक है। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि जो ये पीएम है, एक चीज का और ध्यान दीजिए, जो पीएम लिखा हुआ है यहाँ पर, पीएम, पी से लेके एम तक की दूरी उतनी ही है जो एन से लेकर के जेड तक की दूरी है, एन से लेकर के जेड तक की दूरी, ठीक। तो अब आप बताइएगा यहाँ से कि टी से लेके एम डैश तक की जो दूरी है, यही टी से एम डैश, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से, यहीं से मैं चालू कर रहा हूँ, एल बाई ई इक्वल टू टी एम डैश, टी से एम डैश, और ये किसके बराबर है, यस से जेड। तो यस से जेड की वैल्यू है यस से जेड, मतलब मैं इसको लिख दिया, ये तो समझ में आ रहा होगा। मतलब ये तीनों बराबर है तो मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ और लास्ट, इन्हीं फर्स्ट और लास्ट को मैं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो यस जेड की दूरी, यस से जेड की दूरी दो प्रकार से लिखी जा सकती है, यस से एन की दूरी, यस से एन की दूरी प्लस एन से जेड की दूरी, एन से जेड की दूरी, इतनी दूरी हो जाएगी। अब आपको पता है कि यस से एन, तो इस ट्रायंगल में जरा सोचिए, आप यहाँ पर सोचिए, इन ट्रायंगल, यहाँ पर इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एस एन पी,
एस एन पी। एस एन पी में हम सोचेंगे इस प्रकार से कि कास थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो कास थीटा इक्वल टू, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस है एस एन अपान हाइपोटेनस, आर है, आर को इधर कर दीजिए, तो आर कास थीटा इक्वल टू एस एन हो गया। तो एस एन की तो दूरी आसानी से आपने पता कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, एस एन पता होगा, एन जेड पता करना है। तो एन से जेड, देखिए पोलर बहुत आसान है, ये कठिन नहीं है, बस के छोटे छोटे, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको फार्मूला याद रहेगा तो 4 टिक में से 1 टिक तो मार ही देंगे बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं, थियरी तो लिखनी नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को समझे रहिए, देखे रहिए, ध्यान दिए रहिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। एस एन में निकाल दिया, एस एन की वैल्यू में निकाल दिया आर कास थीटा। वैसे भी ऊपर आर है, ये थीटा है, तो ये आर कास थीटा हो ही जाता है, सबको पता है, और ये ऊपर वाला आर साइन थीटा हो जाता है, लेकिन इसका रोल यहाँ पे नहीं है। तो अब एन से जेड की दूरी, एन से जेड की दूरी यहाँ पर देखिए, एन से जेड की दूरी पी एम के बराबर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एन से जेड की दूरी किसके बराबर है, पी एम। तो यहाँ से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये जो फार्मूला लिखा हूँ, पी एस बराबर ई पी एम, तो ई हो गया, और पीएम के जगह पर ये पी से लेके एम तक की दूरी, यहाँ पर देखिए पी से लेकर के जो एम तक की ये डिस्टेंस दिख रही है, यही डिस्टेंस बराबर है एन से लेकर के जेड तक की डिस्टेंस। तो ई के साथ ऊपर मैं एन जेड लिखा हूँ, तो एन जेड लिख दिया। तो अब मैं ये जो पी एस दिख रहा है आपको, पी से एस की दूरी आर है, यहाँ पर देखिए आर है, तो हम इसको पी एस बराबर आर लिख सकते हैं, पी एस के नीचे आर इक्वल टू ई, और एन जेड को एन जेड ही लिखिए, एन जेड के बराबर यहाँ पर आर बाई ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें भर दूंगा, एन जेड का वैल्यू आर बाई ई यहाँ पर भर दूंगा, और जो एस एन का वैल्यू आर कास थीटा मैं इसको यहाँ भर दूंगा, तो हमें मिलेगा एल बाई ई इक्वल टू, ध्यान दीजिए, एस एन का वैल्यू है आर कास थीटा, ठीक, और प्लस एन जेड का वैल्यू आर बाई ई, ठीक है। तो अब इसी को थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने का सेंस है कि पहले तो आप ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ई कट जाएगा, एल इक्वल टू आर ई कास थीटा, प्लस ई से मल्टीप्लाई यहाँ आर, अब आर से भाग दे दीजिए, अब आर से डिवाइड करेंगे तो ए फार्मूला हो जाएगा एल बाई आर इक्वल टू, आर यहाँ खत्म, ई कास थीटा प्लस आर के जगह 1। तो फाइनली ये जो हमें रिजल्ट मिला वो रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस तरीके से, इंटरेस्टिंग कहने का सेंस है कि इससे आप परिचित होंगे कभी ना कभी, क्योंकि फिजिक्स वगैरह में भी यूज होता है। एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कास थीटा, ध्यान दीजिए। तो यही इक्वेशन होता है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक, ठीक है। अब ई के वैल्यू को अलग अलग वैल्यूओं में चेंज करेंगे, जैसे कि ई का वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो हम कहेंगे कि ये पैराबोला है, ई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हाइपरबोला, लेस देन 1 तो इलिप्स, और 0 तो सर्किल, तो बाकी चीज़ें क्लियर है। तो इस चीज़ को याद रखे रहिए कि एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कास थीटा होता है। इतना चीज़ें क्लियर है, ओके। नहीं क्लियर होगा तो बोलेंगे ही, सुनाई तो दे रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से देखिए, अब इसका जैसे कि डेफिनेशन की बात है, तो डेफिनेशन वही मैं आपको बताया ना, एक पॉइंट होता है और एक मतलब एक पॉइंट पी होता है जो मूव करता है, और एक पॉइंट एस होता है जिससे उसकी फिक्स दूरी होती है, आर या जो भी रहे, जरूरी नहीं कि आर हो, और यहाँ पर एक लाइन पास होती है, कुछ एस से एक फिक्स डिस्टेंस पर एक लाइन होती है जिससे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, और इसको बोलते हैं फोकस, ठीक। तो और एक पी पॉइंट इन्हीं के बीच में ऐसा मूव करता है कि अगर पी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, एम हो, तो हमेशा पी एस बाई पी एम का वैल्यू एक कांस्टेंट आता है, जिसी को ई इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और इसी पर डिपेंड करेगा कोनिक किस टाइप का है। तो इसी को यहाँ पर देखिए लिखा रहा है कि डेफिनेशन, ए कोनिक सेक्शन और कोनिक इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक उस पॉइंट का लोकस है, मतलब ये पॉइंट इसी नियम के हिसाब से बढ़ेगा, मूव करेगा, इस प्रकार से मूव करेगा, ऐसे जरूर नहीं कि ऐसे उल्टा भी मूव कर सकता है, लेकिन नियम यही रहेगा, ठीक।
तो इसमें कहा जा रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सो दैट, इस प्रकार से इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से इज इन ए कांस्टेंट रेशियो, एक कांस्टेंट रेशियो में होता है टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक, मतलब एक पॉइंट इस प्रकार से मूव करेगा, अगर आप शुद्ध रूप से हिंदी में बताएं तो कहेंगे कि कोनिक उन पॉइंट का लोकस है, ठीक, या बिंदुपथ है जो इस प्रकार से मूव करते हैं कि उस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट जिसे फोकस कहते हैं से दूरी और एक फिक्स लाइन जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है और उसी को हम लोग आगे इसेंट्रिसिटी ई बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आगे लिख रहा है कि द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस एंड द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो वही मैं आपको बताया कि इसको आर थीटा बोलते हैं, ओ से एक लाइन जाती है ऐसे, इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं, ओ को पोल बोलते हैं, और जो पॉइंट पी होता है वो यहाँ पोल से उसका आर डिस्टेंस और एंगल को घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो ये इस प्रकार से बन जाता है। ठीक, और ध्यान दीजिए कि अगर यही एंगल, अगर मान लीजिए कि हम अगर इस तरीके से मेजर करेंगे, यहाँ से अगर मेजर करेंगे, ठीक, तो पूरा जैसे किसी के एकदम अपोजिट मेजर कर दिए तो माइनस आर थीटा यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि आर के साथ साथ थीटा को बदल दीजिए तो थीटा हो जाएगा थीटा प्लस पाई हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, ये मैं बताया ही कि थीटा बराबर tan इनवर्स और एक्स का थीटा वाई साइन थीटा जो भी यहाँ पर बताना था। अब ये देखिए महत्वपूर्ण है, इसे हम आपको बताते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, कि पोलर सिस्टम में दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको पढ़ना है पोलर सिस्टम में। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इन पोलर सिस्टम, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ से एक ऐसे ओरिजिन बना दिया, अब यहाँ पर सपोज करिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट बना दिए। ठीक, तो इसका कुछ लोकेशन होगा, इसका कुछ लोकेशन होगा, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये जो है R1 थीटा 1 है। ठीक, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको R1 थीटा 1 ए है और ये है R2 थीटा 2। तो आपको पता होगा, अब हमें इसी को P सपोज कर लीजिए और इसको Q सपोज कर लीजिए, तो P से Q के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को आपको फाइंड करना है, उसको ज्वाइन कर दीजिए। चलिए मुझे पी क्यू फाइंड करना है, और बाकी सारी कुछ आपको पता है कि O है, इसे x बोलते हैं, ए R1 है और ये सपोज कीजिए थीटा 1 होगा, जो नीचे होगा ये थीटा 1 होगा, और यहाँ से ऊपर की जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी ए वाली डिस्टेंस होगी थीटा 2 होगी। ठीक, तो बीच वाला डिस्टेंस जो एंगुलर डिस्टेंस है या एंगुलर गैप है उसे बोलेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यहाँ पर R2 होगा। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट, तो आपको पी क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पी क्यू का ये डिस्टेंस फाइंड करना, यही है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ में आ रहा है और जो गिवन है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। माधुरी यादव समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? समझ में आ रहा है। ओके, तो एक फार्मूला पढ़े थे 12th में, बहुत ही सिंपल फार्मूला पढ़े थे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल हो, ऐसे हो ट्रायंगल, सपोज कीजिए ए हो और ए बी हो और ए सी हो, तो ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी और सी के सामने सी होता है। तो फार्मूला पढ़े होंगे, काश ए का वैल्यू पता होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ऐसा पढ़े थे?
ठीक है, गुड। तो इसी फार्मूले को इसमें अप्लाई कर, उसमें खास बात क्या होती है ना कि जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है, जो एंगल यहाँ पर दिख रहा है, इसी के सामने वाला जो होता है वो ए होता है, और वही इसमें घटता है, ए स्क्वायर के टर्म में घट रहा है। और बाकी जो दोनों अदर है ना, वो बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो साइड के होते हैं, मतलब कि जहाँ पर एंगल जिन साइडों से बनता है वो स्क्वायर होकर जुड़ते हैं और सामने वाला घटता है, ठीक है। और यही जो साइड में है, यही क्या करते हैं, नीचे भाग देते हैं, 2BC कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा BC, तो इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो आपके सामने एक सिंपल सा कंसेप्ट आएगा, cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस PQ। ए डिस्टेंस P से Q की डिस्टेंस कितनी है, PQ स्क्वायर अपान 2R1 R2। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2R1 R2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर को इस साइड करिए तो होगा PQ स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। या तो इम्प्लाई कर दीजिए यहाँ से डायरेक्ट, अब हम निकालेंगे कि PQ का वैल्यू क्या होगा, तो रूट में हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर फिर माइनस 2R1 R2 cos थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है PQ का डिस्टेंस। क्लियर है? ओके, नहीं क्लियर होगा तो बोलना, बाकी चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वही देखिए यहाँ पर निकाला है। अगर आप इसको और नीचे जा करके देखेंगे तो ये देखिए फार्मूला है, ठीक, इस तरीके से निकाला है। कह रहा है कि पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये जो है कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, ये मैं आपके ग्रुप में भेजा हुआ हूँ, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। तो देखिए पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, आपका स्ट्रेट लाइन का पोलर इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई लाइन पास हो रही है, तो लाइन पास हो रही है तो आप लाइन पर O से क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। O से M पर मान लीजिए 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है। बीच में कोई पॉइंट मान लेंगे कि हमारी लाइन यही है, ये जो लाइन पास हो रही है A से Q की ना, यही गिवन लाइन है, ठीक, ये गिवन लाइन है। सपोज करिए मैं यहाँ से ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया हूँ, जो कि O से M की डिस्टेंस स्मॉल p है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और A जो एंगल बना रहा है इनिशियल लाइन से A बना रहा है अल्फा, लेकिन जब इसी पर कोई अपने P पॉइंट लिया है R थीटा, तो ओरिजिन से P की डिस्टेंस यहाँ R दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। तो हमें करना क्या है कि इसी P पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। लोकस फाइंड कर लेंगे बस आपका काम हो जाएगा, इसी से बन जाएगा। तो अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप ट्रेंगल लीजिए OMP ले लीजिए, ध्यान दीजिए AM 90 डिग्री पर है, हमें ट्रेंगल लेना है ट्रेंगल OMP, क्योंकि M 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब फार्मूला और देखिए इसमें सीधा सीधा बनाता हूँ ऐसे करके, ध्यान दीजिए इस तरीके से, यहाँ पर 90 है और O से लेके ये O है, ये M है और ये स्मॉल p है, और ये जो डिस्टेंस ये P है जिसका R थीटा है, तो ये R हो जाएगा। और ये जो बीच का जो गैप है, ये ऊपर बड़ा सा अल्फा है, फिर नीचे थीटा है, तो अल्फा में से थीटा को घटा दीजिए। तो इस ट्रायंगल में 90 के सामने परपेंडिकुलर होता है और एंगल के सामने 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो R एज ए हाइपोटेनस है और एंगल अल्फा माइनस थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और ये जो दिख रहा R ये है हाइपोटेनस मतलब कर्ड, ठीक है, हाइपोटेनस। और ये जो दिख रहा ये है बेस, बेस का मतलब आधार। तो अब मैं यहाँ पर अगर कास का फार्मूला लगाऊं, कास हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू, तो बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस है P
अपन हाइपोटेनस आर, तो आर को इधर कर दीजिए तो आर कास थीटा अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू पी। यही देखिए पी का फार्मूला है आर कास थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पी। ये इक्वेशन इक्वेशन का किसी इक्वेशन मतलब किसी लाइन का इक्वेशन है। उस फॉर्म में जब ओरिजिन से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर की डिस्टेंस ओ से या मतलब उस लाइन पर पी हो, और वो जो परपेंडिकुलर है वो इनिशियल लाइन से अल्फा एंगल बना रहा हो, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे उस लाइन का इक्वेशन ए रहेगा। बात समझ में आ रही किसी को कि नहीं आ रही है? अरे एक आध लोग तो बोल दिया करो कि किसी को सबको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग सुन रहे हैं। ओके गुड। तो अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर अब मैं आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि द पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड इंक्लाइनेशन अल्फा। एक चीज का ध्यान दीजिए कि अगर ये जो लाइन ए क्यू लाइन है, ए क्यू ए जो लाइन गिवन है, अगर ये पोल से पास करे, ध्यान दीजिए ये पोल से पास करे, तो अगर पोल से पास करेगा तो ये थोड़ा सा और पास से पास करेगा और पास से पास करेगा और पास से पास करेगा, तो इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में ये होगा कि जो P है वो जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए जब वो P से पास करेगा तो उस कंडीशन में P हमारा जीरो हो जाएगा। और आगे क्या कर रहा है कि एंड द इंक्लाइनेशन एट एन एंगल अल्फा, और अल्फा एंगल पर झुक के जाए, मतलब कि वो यहाँ से पास करे और अल्फा से होके जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि ये जो लाइन आपका Q और A है, ये यहीं से ऐसे निकल जाए। तो जब ये ओरिजिन से, कार्टेशियन में ओरिजिन कहेंगे, इसी को हम पोलर में पोल बोलेंगे। ध्यान दीजिए पोल, ठीक। तो पोल से पास करेगा, तो जब पोल से पास करेगा तो r का डिस्टेंस तो जीरो हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर r को आप जीरो कह सकते हैं और थीटा का वैल्यू क्या ले सकते हैं? अल्फा ले सकते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में आप इसे देखिए, इसको तो फिर दूसरे हिसाब से देखा हुआ है। कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करिए कि एक्स वाई अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, तो यहाँ से जो फॉर्म बनेगा, एक सेकंड, तो यहाँ पर क्या ये दिखा रहा है पहले, द पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड इंक्लाइंड एट द एंगल अल्फा टू द इनिशियल लाइन इज इतना। तो इसका फार्मूला ही है थीटा बराबर अल्फा, ठीक, कि थीटा बराबर है अल्फा हो जाएगा। द पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड इंक्लाइंड एट एंगल अल्फा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए यही कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा, और कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लाइन यहाँ से ए है हमारा, देखिए ए ओ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पोल, और ए एक्स, ए जो ओ एक्स लाइन होती है इसे बोलते हैं इनिशियल लाइन, इसे बोलते हैं इनिशियल लाइन। एक लाइन ऐसा पास कर रही है जो पोल से होके जा रही है और एंगल अल्फा बना रही है, तो इस पर कोई भी आप पॉइंट लेंगे, सपोज कीजिए मैं आर थीटा ले लूँ, तो आर जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? आगे बढ़ेंगे तो आर तो बढ़ेगा लेकिन थीटा फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू क्या है? अल्फा है। जब इसका थीटा फिक्स है तो इसी को बोल देते हैं कि थीटा बराबर अल्फा ही इसका क्या बनेगा? इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को ध्यान दिए रहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर पोल से जाए और एक थीटा का वैल्यू मतलब कि एक फिक्स एंगल पर पास करे तो हम उसको बोलते हैं थीटा बराबर अल्फा। और बाकी चीज़ें ये जो लिखा हुआ है आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि ये सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं भी समझा दे रहा हूँ कैसे। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स वाई की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो ये डिस्टेंस एक्स होगा और ये दूरी क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। तो आपको पता है कि tan अल्फा बराबर क्या होता है? tan अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो यानी कि y यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस, तो y इक्वल टू एक्स, तो x से वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा x tan अल्फा इक्वल टू वाई। तो ये दे दिया है y इक्वल टू एक्स tan अल्फा। अब आपको पता है, ध्यान से देखिए,
y का वैल्यू और x का वैल्यू आपको पहले से पता है, क्योंकि मैं शुरू में बताया हुआ हूँ। अगर आप इसे शुरू में ही आप ख्याल करिए, x का वैल्यू मैं बोला था r cos थीटा होता है और y का वैल्यू r sin थीटा होता है। तो y के प्लेस पर r sin थीटा भर दीजिए, x के प्लेस पर r cos थीटा भर दीजिए। अब देखिए दोनों साइड से आर आर कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी आर इधर भी आर कैंसिल। साइन इधर कास, कास को नीचे करिए हो जाएगा tan थीटा, और इधर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा हो गया। यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो बाकी चीजें क्लियर है। अब जैसे कह दे कि इन कार्टेशियन फॉर्म जनरल इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में जनरल इक्वेशन लाइन का क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है r cos थीटा और y का वैल्यू क्या होता है r sin थीटा। ठीक, इसको यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट कर दिया r cos r sin, r से भाग दे दिया और c को उस साइड ले गया तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। फिर इसको एक नया कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेगा। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर क्या है कि माइनस ए जो सी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको चाहे तो आप यल मान लीजिए और इसको कैपिटल ए इसको कैपिटल बी, तो यल बाई आर इक्वल टू ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा। अगर इसको 1 मान रहे हैं तो इसको फिर सी से माइनस सी से डिवाइड कर दीजिए और जो भी बनेगा उसको सपोज कर लीजिए। ठीक, तो इसको दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जनरल कि ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 1/r या यल बाई आर इस टाइप का। यहाँ यल स्पष्ट नहीं है लेकिन यल ही है, एल बाई आर टाइप का होता है। ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार से आप मान सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम होगा तुरंत बोलेगा बिना हिचकिचाहट के, नहीं बोलेगा तो जिंदगी भर समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूज रहेंगे। सर बुक में तो 1/r लिखा है। तो 1/r लिखा है ना, तो इसको ऐसे बनाइए, इस बुक में कि किसी और बुक में। सर कृष्णा की बुक है। अच्छा, तो इसको ऐसे बना दीजिए, माइनस सी से भाग दे दीजिए। चलिए माइनस सी से भाग देते हैं तो हो जाएगा 1/r इक्वल टू माइनस ए बाई सी हो जाएगा और कास थीटा हो जाएगा, प्लस या माइनस बी बाई सी कर दीजिए और यहाँ से साइन थीटा कर दीजिए। तो अब इसी को लेट कर लीजिए कि माइनस ए बाई सी का वैल्यू कैपिटल ए है, माइनस बी बाई सी का वैल्यू कैपिटल बी है। तो इसे ऐसे कह सकते हैं। अगर ऐसा ना मानना हो तो आप ऐसे मान लीजिए कि माइनस सी इक्वल टू यल और बाकी चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल ऐसा मानना ठीक नहीं रहेगा कि माइनस सी इक्वल टू यल मान लीजिए, क्योंकि यल पता है कि यल लेटस रेक्टम होता है, तो ऐसे किसी कांस्टेंट के बराबर नहीं हो सकता। उसको कुछ फार्मूले या कोई न कोई प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही वो आएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा। तो फिलहाल के लिए आप यही मानिए 1/r इक्वल टू कैपिटल ए कास थीटा प्लस कैपिटल बी साइन थीटा। ठीक है, भाग दे करके आप डिवाइड करके ऐसा सपोज कर सकते हैं, इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, बस बन जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यह करेक्ट पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो देखिए परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन में बस कुछ खास फर्क नहीं होता है। आप इसको देखिए, खास फर्क मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं होता है कि इसमें करते क्या है कि जैसे कि एक चीज़ बताइए, सपोज करिए कोई लाइन ऐसे है, मान लीजिए कि कोई लाइन ऐसे थीटा एंगल बना रही है। ठीक, अगर मैं इसी के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूं, ऐसे मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूं इस पर 90 डिग्री, तो इसका एंगल कुल कितना हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, शुरू से लेकर के पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब ये जो लाइन है ये गिवन लाइन है और इस पर ये जो मैं लाइन खींचा हूँ ये परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत लाइन जो 90 डिग्री बना रही है। तो पहले लाइन का एंगल थीटा है तो दूसरे लाइन का 90 डिग्री और बढ़ेगा, तो पूरा शुरू से मिला देंगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो इसी थीटा को चाहे तो रिप्लेस कर दीजिए, चाहे तो रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो फिर दूसरे हिसाब से भी सोचा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप सोचिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कोई लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन आप बता सकते हैं। अच्छा बताइए, परपेंडिकुलर लाइन का क्या कंसेप्ट होता है कि दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, उनके बीच का 90 एंगल कब बनता है, कोई बताए।
मैं एक ट्रिक दे रहा हूं जिससे आपको याद आ जाएगा कि दो लाइनें परपेंडिकुलर बताने के लिए उनका स्लोप निकालते हैं। एक का स्लोप m1, दूसरे का स्लोप m2, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दें और 5 सर हाँ -1। ठीक है, मैं 5 बता के आपको कंफ्यूज कर रहा था। तो -1 होगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अपने दिमाग से अच्छा एक चीज बताइए, किसी भी लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसका यम कैसे निकालते हैं? मैं बताया था, बताइए। एक लाइन होती है ना y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसी से कंपेयर करके निकाल देते हैं। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। अब b से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करिए तो m का वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए बाई बी है क्या, माइनस में ए है x का कॉफिशिएंट। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x अपान b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो इस चीज को समझिए बहुत अच्छे से कि किसी भी लाइन के लिए जो उसका स्लोप होता है, अगर मैं कहूं कि कोई लाइन सपोज करिए कि कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा इसका यम जो स्लोप होगा वो हो जाएगा माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो आपको इसे आप m1 कहिए। एक दूसरी लाइन ऐसी बनानी है ना कि जिसका स्लोप m2 में लूं और ऐसा लूं कि दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो -1 हो जाए। तो दोनों का प्रोडक्ट करने का एक सिंपल सा आइडिया देखिए, एक मैं सेटिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसके कॉफिशिएंट को अगर बदल दूं ना, bx कर दूं और ay कर दूं और बीच में माइनस साइन लगा दूं प्लस यहाँ लैम्डा बराबर 0 कर दूं, तो इसका आप स्लोप अगर m2 निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपान कॉफिशिएंट ऑफ y। तो इसके हिसाब से माइनस और x का कॉफिशिएंट तो b है और म्यूट कर लीजिए, और y का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस ए। तो माइनस माइनस प्लस होके b बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं m1 इंटू m2 का वैल्यू निकालूं तो m1 का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है माइनस ए बाई बी इंटू, और यहाँ पर अगर m2 का वैल्यू करूँ तो b बाई ए, और ये कैंसिल होकर के क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप तुरंत ध्यान दीजिए कि अगर कोई लाइन गिवन है, अगर ये लाइन गिवन है और इसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी है तो तुरंत दिमाग मत लगाइए, इसे रट्टा मार के बैठे रहिए। ठीक है, कि कॉफिशिएंट को बस बदलना है, ए के कॉफिशिएंट को इस साइड करना है, बी के कॉफिशिएंट को इस साइड करना है, बीच में माइनस लगाना है बस, और प्लस लैम्डा लिख देना है। जो लाइन बनेगी वो पक्का है इस पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस ओके, तो इसी के बेस पर यहाँ पर चीज़ों को समझिए। बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझ लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, देखिए जैसे कि यहाँ कह दिया, यहाँ आप देखिए ax by, ठीक, इसको पूरे को खत्म कर देते हैं। ठीक, ax by प्लस सी बराबर 0 इक्वल टू 0 एक लाइन है। इसी के परपेंडिकुलर लाइन यहाँ देखिए बनाया है, करना कुछ नहीं है, y के कॉफिशिएंट को x के पास चिपका दीजिए और x के कॉफिशिएंट को y में चिपका दीजिए और बीच में नेगेटिव लगा दीजिए, प्लस लैम्डा कर दीजिए, जो लाइन बनेगी परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। तो इतना जब बन गई ना तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल से आइडिया है। आपको पता है x बराबर आर कास थीटा होता है, x बराबर आर कास थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, इन्हीं को पुट कर दीजिए। तो b ही रहेगा, x के जगह जब आप आर कास थीटा भरोगे तो आर बाहर हो जाएगा, अंदर कास थीटा। ए तो यही रहेगा, y के जगह आर साइन थीटा, तो आर को बाहर कर दिया है साइन थीटा, इक्वल टू लैम्डा उधर जाएगा, माइनस लैम्डा हो गया, आर को नीचे कर दिया। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसी को जनरल फॉर्म में कैसे लिख रहा है, माइनस लैम्डा बाई आर को यहाँ पर एल बाई आर लिख दिया। अब देखिए आपको पता है ए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ए तो यही आ गया ए, लेकिन जो माइनस साइन है ना, अच्छा एक चीज का ध्यान दीजिए, क्या माइनस साइन थीटा बराबर कास पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है, या कास पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा?
यस सर। तो बस इसी के जगह पर इसको चेंज कर दिया, ए को एज इट इज लिखा और माइनस साइन थीटा के जगह कास पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख दिया, प्लस बी के जगह पे बी ही यहाँ बी ही लिखा और कास को। एक चीज का और ध्यान दीजिए कि अगर मैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा करता हूं तो ये सिंपली कास थीटा ही आ जाता है, तो कास थीटा के जगह पर साइन थीटा रख दिया। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला बना है ये परपेंडिकुलर लाइन का बना है। तो हम इससे डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ओके, अब देखिए इससे हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए एक देखिए ऊपर एक लाइन दी हुई है, ध्यान दीजिए, और इसका परपेंडिकुलर म्यूट कर लीजिए जो भी खोला हो, यहाँ पर ए बना हुआ है। तो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर होता कैसे। जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि कोई ये ओ है, ये एक्स है, ये थीटा पर कोई लाइन जा रही है, तो इतना थीटा है। अब इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब कि यहाँ पर परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनाएगा ना इससे, पहली वाली लाइन से। तो शुरू से अगर इसको मैं एंगल ऐड कर दूं तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा के बराबर है। तो पहली वाली लाइन में थीटा को बस रिप्लेस कर दीजिए, किस वजह से, किससे, थीटा को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो भी डायरेक्ट निकल जाएगा। तो देखिए बाकी सब कुछ सिमिलर है, बस इसमें किया क्या है कि ए और जो कास थीटा है, कास थीटा कास ही रखा है, थीटा की जगह पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन की जगह साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। स्मॉल ए स्मॉल बी और एल बाई आर एक कांस्टेंट जो है। देखिए एक चीज का ध्यान दीजिए, पोलर इक्वेशन में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आर थीटा एक ही टाइप के होने चाहिए, बाकी कांस्टेंट बदल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में आर नीचे है, यहाँ भी आर नीचे है, थीटा ऊपर है, यहाँ भी थीटा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके कांस्टेंट बदल रहे हैं, बदलने दीजिए। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसको दो तरीके से मैंने सोचना बता दिया, आप इसे अपने तरीके से क्लियर कर लीजिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए। सर पहले बोलिए। जो आप लिखे हैं बी cos थीटा माइनस ए साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई आर, तो यहाँ जैसे एल बराबर आर मतलब कि कैसे लिखे? देखिए इसी माइनस लेमडा को यल मान लीजिए, करना क्या, लेट कर लीजिए, माइनस लेमडा इक्वल टू यल। हाँ तब क्या, और क्या, अब हम इसमें अमृत थोड़ी ना बता देंगे और कहीं से, ठीक है। अब इसमें इतना बड़ा चीज कहाँ से सोच पाएंगे, कोई भी नहीं सोच पाएगा। माइनस लेमडा का बस वैल्यू यल पुट कर दीजिए, हो जाएगा, और क्या करना है, बाकी तो सब सेम दिख रहा है ना, ठीक है। ओके आगे देखिए, अब देखिए आ रहा है पोलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू 2 पॉइंट। पोलर इक्वेशन कितने बिंदुओं से पास करे, 2 बिंदु से पास करे तो उसका पोलर इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे आपको समझना है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक सिंपल सा रूल काम करता है, उस रूल को आप समझिएगा। देखिए जैसे कि इसमें है कि पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट, यही लिखा था, पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 2 पॉइंट। हाँ ओके गुड। तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट, तो मान लीजिए कि एक यहाँ पर सपोज करिए कि एक पोलर लाइन है, यहाँ पर P है जो R1 थीटा 1 है, और यहाँ पर R2 और फिर थीटा 2, ये 2 बिंदु दिया है, और इसका कोऑर्डिनेट नेम Q है, इसका P है, यहाँ से कोई पास कर रहा है। सपोज कीजिए ये P है ओरिजिन मतलब पोल, और ये X वाली लाइन है, ठीक। इसको हम अलग लिखते हैं ताकि ये अलग दिखे, तो यहाँ से इसको ऐसे मान लीजिए, X ले लीजिए। अब यहाँ से इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको मेजर कर लीजिए, तो R1 होगा, और यहाँ से क्या होगा, थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा R2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा जो एंगल है ये हो जाएगा थीटा 2, ठीक। और इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं ताकि यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में, कि ये जो है ये थीटा 1 है, ठीक। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कोई लेट कर लेंगे, कि यहाँ पर लेट कर लेंगे कोई पॉइंट, लेट यहाँ पर कोई पॉइंट ए ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट होगा आर थीटा। तो यहाँ से अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगा,
और ए वाला जो डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा थीटा। ठीक, इतना चीजें तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो अब एक रूल पढ़े हुए हैं एक ट्रायंगल में, ऐसे ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल का आप सिंपल सा रूल पढ़े हैं, बताना, बहुत ही सिंपल रूल है। ए मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये ए है, ए एंगल ए है, और ये बी है और ये सी है, तो बी के सामने बी होता है और ए के सामने ए होता है, सी के सामने सी होता है। ठीक, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया आप पढ़े होंगे हाफ बी सी साइन ए, क्यों पढ़े हैं ऐसा, साइन ए या ए बाई टू, साइन ए पढ़े हैं। ठीक है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब यूज करेंगे ना तो होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल ए मान लीजिए कि ओ है, यहाँ पर ओ से लेके ओ पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अंदर वाले इन दोनों एरिया का सम। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक होगा ओ पी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए क्यू। ठीक, तो ऊपर का जो ट्रायंगल है वो बड़ा सा है, तो इसको ए 1/2, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके लिए साइड हम लेंगे ये नीचे वाला R1 और ऊपर वाला R2, R1 R2, और साइन और इनके बीच का जो एंगल लेंगे ना, ये पूरा बड़ा वाला एंगल लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ध्यान दीजिए बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो मैं येलो में ड्रा किया हूँ, एक कुल एंगल है θ2, ध्यान दीजिए पूरा θ2 है, और इतना θ1 घट रहा है, तो येलो वाले का जो वैल्यू होगा होगा θ2 माइनस θ1। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर लिख दीजिए θ2 माइनस θ1। ओके गुड। अब एरिया ऑफ OPA, तो OPA निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा हाफ R, देखिए ये R है और ये R1 है, तो हाफ R R1 और फिर साइन, और यहाँ पर जो ए वाला एंगल है ये होगा थीटा माइनस θ1, क्योंकि देखिए पूरा तो थीटा है और ये θ1 घट रहा है, तो ये हो गया थीटा माइनस θ1 प्लस हाफ। अब यहाँ पर जो दूसरे का ले रहे हैं, ऊपर वाला ए वाला ले रहे हैं, तो इसको हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा R के साथ R2 और फिर साइन, और इसका पूरा एंगल θ2 है, θ2 में से घट क्या रहा है, थीटा घट रहा है, तो θ2 में से थीटा को घटा दीजिए इस प्रकार से। अब दोनों ओर हाफ हाफ है तो उसको छोड़ दीजिए, तो हाफ छोड़ देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें क्या, हमें मिलेगा, यही एक चीज का ध्यान दीजिए, सब में अगर मैं हाफ R R1 R2 से भाग दे दूं, सब में अगर मैं सभी में R R1 मतलब हाफ R R1 R2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, हाफ R R1 और R2 में, तो इससे हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर हाफ से आप कट जाएगा, R1 R2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा फाइनली साइन θ2 माइनस θ1 अपान R। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू साइन थीटा माइनस θ1 बाई R2 और प्लस साइन θ2 माइनस θ2 माइनस थीटा इक्वल टू अपान, यहाँ पर R हो जाएगा R1 हो जाएगा, यही फार्मूला बनेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर इसमें R1 R2 कैसे रखे हैं? कहाँ पर? ये जो एरिया OPQ नीचे जो लिखे हुए हैं R1 R2, तो देखिए OPQ को देखिए, अगर OPQ को अलग से बनाइए तो ध्यान दीजिए, O यहाँ हो गया, P यहाँ हो गया, Q यहाँ हो गया, इसको मिला दीजिए, तो इनके बीच का एंगल हम यूज करेंगे OP की दूरी R1 है और OQ की दूरी R2 है। देखिए O से लेके P की दूरी है R1 दिख रहा है, O से लेके Q तक की दूरी है R2 दिख रहा है, तो
और इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यही वाला एंगल जो मैं लिखा हूँ थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ जो मैं ट्रेंगल बनाया हूँ ऊपर देखिए, ए वाला ट्रेंगल, इसको ध्यान से देखिए कि जो मैं डेल्टा लिखा हूँ, डेल्टा है एरिया से रिलेटेड, एरिया ही है, एरिया है हाफ, और बीसी मतलब जिस एंगल से जो दो साइड सटे हुए हैं हाफ के साथ वही लिखना है, और साइन के साथ उनके बीच का जो एंगल है वही लिख देना है। तो इसी का मैं यूज किया हूँ। तो यहाँ से जाएगा हाफ, यहाँ से अगर इसका डेल्टा निकालेंगे तो हाफ R1 R2 और कास और थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो इसी प्रकार बड़े वाले का निकाल लिए, तो बड़े वाले का मतलब यहाँ पर एक सिंपल सा रूल आपको हिंदी में समझाया जा सकता है कि बड़ा ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, जो एरिया है वो छोटे छोटे जो ट्रायंगल हैं, छोटों मतलब छोटे ट्रायंगल के एरिया का सम, एरिया का योग, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक, और इस तरीके से सारी चीजें बन जाएंगी। तो इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए वही फार्मूला बनाया है, क्यों अलग है या वही है? ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आ रहा है पोलर इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, पोलर इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखिए पोलर इक्वेशन ऑफ ए सर्किल में देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक सर्किल लिया हुआ है, आप इसे यहाँ पर समझिए, ठीक, यहाँ पर इसे आप समझ लीजिए, हम इसको यहाँ पर समझाते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सर्किल है ऐसे यहाँ पर, तो सर्किल होगा तो पोल के रेस्पेक्ट में होगा ना। यहाँ पर मान लीजिए कि ये पोल है, ठीक, ये है O जिसे हम लोग पोल बोलेंगे, और ये है X जैसे इनिशियल लाइन। तो सर्किल में क्या क्या देगा, दो चीजें तो देना तो जरूरी है ना, कि उसका जो सेंटर है और उसका रेडियस। सेंटर और रेडियस बिना दिए तो सर्किल बता नहीं पाएंगे ना, कि बता लेंगे? अगर मैं कहूँ एक सर्किल बताइए जिसका ठीक है, तो सेंटर का मैं पोल के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट लिखा हूँ, मान लीजिए कैपिटल R के साथ अल्फा है, ठीक, और यहाँ पर जो पॉइंट और इसका रेडियस A है। अब मैं इसी जो पॉइंट यहाँ ऊपर P है ना, इसी को मैं R और थीटा मान लेता हूँ। तो मैं अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, यहाँ से अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ध्यान दीजिएगा ये ट्रायंगल है लेकिन ये ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, ये है R और यहाँ से मैं इसको मिला रहा हूँ, ये सपोज कीजिए P है, ये है R थीटा, ठीक। तो आपको पता है कि अगर A नीचे अल्फा तो अल्फा होगा इतना बड़ा, और A जो ऊपर दिख रहा है A तो पक्का है कि R थीटा लिखे हैं तो ये थीटा हो जाएगा। तो जो इतना बच रहा है ना, ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। क्यों, मैं सही बोला या गलत? समझ आ रहा होगा। और A डिस्टेंस R है, और ऊपर ये P R थीटा लिख दिया तो O से लेके यहाँ P तक ये R हो जाएगा, ठीक। तो वही अब सिंपल इसमें रूल लगा दीजिए। कौन सा? एक रूल अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि अगर ए एंगल A हो, इसके सामने A हो, ये साइड B हो, ये साइड C हो, तो यहाँ B रहेगा, यहाँ C रहेगा, तो cos A का फार्मूला होता है B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। इसी फार्मूला को यहाँ पर लगाना है। तो cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, इसके लिए BC का वैल्यू क्या है? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसके सामने A है तो A स्क्वायर अपॉन 2RR। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2R cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक। बस यही फार्मूला बन जाएगा और कुछ नहीं है। तो देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो थोड़ा सा आगे पीछे सॉल्व कर लीजिए, वही फार्मूला जो मैं बता रहा था उसी का यूज किया गया है और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब इसी में वो ट्रिक लगा रहे हैं कि अगर सपोज करिए कि ये जो सर्किल है ना, ये सर्किल इतना ऊपर से न जा करके नीचे से जाए, ऐसे नीचे से चला जाए, मतलब इस प्रकार से जाए ना कि ऐसे चला जाए कि जो इसका सेंटर है वो इनिशियल लाइन पर ही हो।
अगर सेंटर इनिशियल लाइन पर ही होगा तो जो ये एंगल इतना अल्फा बना रहा है, अल्फा नहीं बनाएगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, कोई बताए? 0। 0। तो यही अल्फा का वैल्यू 0। तो यही देखिए क्या लिखा, सेंटर सी ऑफ द सर्किल लाई ऑन द इनिशियल लाइन। जब इनिशियल लाइन पे हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू 0 होगा। तो इसी समीकरण में ऊपर में अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। बस यहाँ ऊपर cos थीटा दिखाई देगा, बस बाकी सब वैसे ही रहेगा। ऊपर देख लीजिए, नीचे भी देख लीजिए, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब दूसरा कह रहा है कि पोल ओ लाई ऑन द सर्किल। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सर्किल क्या करे कि यहीं से पास कर जाए, ऐसे पास कर जाए। ध्यान दीजिए, जब ये सर्किल ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है, तो मतलब कि जो आर का जो वैल्यू है यहाँ से जो देख रहे हैं, ओ से सी, ओ से जो सेंटर जो दिख रहा है, ध्यान दीजिए कि जो ओ से सी जो ये कैपिटल आर है, वो से यहाँ सेंटर तक की दूरी कैपिटल आर लिया गया है। अगर ये सर्किल यहाँ से पोल से पास हो जाए तो सी से ये जो डिस्टेंस है ना, यही रेडियस के बराबर हो जाएगी, मतलब आर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में जब आर ए के बराबर हो जाएगा तो आर के जगह, कैपिटल आर के जगह यहाँ पर ए भर देंगे। ए भरेंगे तो इससे कट जाएगा, और कट जाएगा तो इन दोनों में आर कॉमन होगा। कट के आ रहा है। और लोगों को भी कट के आ रही है, 1 सेकंड रुकिए। हाँ यस सर। ओके, अब सही जा रहा होगा। हेलो, यस सर। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर, तो अब हमें जो समझना है, सोचना है, यही मैं बोल रहा था कि फिर से देखिए, इसमें कहा जा रहा है दूसरे में कि पोल ओ लाई ऑन द सर्किल। पोल ओ सर्किल पर लाई करेगा, तो ये सर्किल पर ऐसे जब लाई, 1 सेकेंड, जब ये जो सर्किल है ना, ये मूव होकर के यहाँ से ऐसे पास कर जाए, सपोज करिए ऐसे पास करेगा, तो ये सेंटर तो अंदर चला आएगा ना, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। तो यहाँ से ओ से जो इतना की दूरी होगी, ये हो जाएगा पूरा का पूरा आर, कैपिटल आर ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर के बराबर हो जाएगा। ऐसे नहीं सोच पा रहे तो ऐसे सोचिए, ये जो सर्किल चालू हुई है, मान लीजिए कि ये यहीं से ना घूम करके पूरा इतना से ऐसे घूम करके जाए, ऐसे घूम करके जाए, तो फिक्स है कि जो सी होगा सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर सेंटर के, सर्किल के सेंटर के बराबर हो जाएगा। कैपिटल आर ओरिजिन से सेंटर की दूरी है, मतलब पोल से सेंटर की दूरी है, न कि कुछ और है, ठीक। तो जब ये हमारा सर्किल पोल से होकर ऐसे पास करेगा, तो सी से ओ से लेके यहाँ सी तक की जो दूरी है, ओ सी, ए आर के बराबर हो जाएगी, और ये सेंटर के बराबर, रेडियस के बराबर रेडियस ए है। तो हम इसमें आर इक्वल टू ए पुट करेंगे, तो ये ए से ए कट गया, इन दोनों में से आर से भाग दे दीजिए, जो बचेगा वही मिलेगा, या आर को कॉमन लेकर के सोचिए तो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और कह रहा है कि पोल लाइज ऑन द सर्क्यूम्फ्रेंस एंड सेंटर ऑन द इनिशियल लाइन। ध्यान दीजिए, एक ऐसा सर्किल पास करे, जैसे मान लीजिए ये तो फिक्स होता है ना कि यहाँ पर पोल होता है, ध्यान दीजिए ये पोल होता है। कह रहा है कि पोल लाइज ऑन सर्क्यूम्फ्रेंस, मतलब कि जो पोल है वो सर्क्यूम्फ्रेंस मतलब परिधि पर हो। जैसे ऐसे एक सर्किल होता है तो उसके परिधि जो था सर्क्यूम्फ्रेंस होता है ना, इसी पर हो। और दूसरा चीज क्या कर रहा है कि एंड सेंटर ऑन द इनिशियल लाइन, तो सेंटर जब इनिशियल लाइन पर होगा और यहीं पर होगा तो ऐसे बन जाएगा सर्किल। क्यों, किसी को प्रॉब्लम? इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लीजिए, P का वैल्यू R थीटा, यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये होगा थीटा, ये होगा R, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन करिए यहाँ पर। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली जो अगर इस सर्किल का रेडियस स्मॉल a है ना, तो ये डायमीटर है, तो ये भी, ये तो हो जाएगा 2a। तो यहाँ से आप cos थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, बेस r है और हाइपोटेनस नीचे a 2a है, तो r इक्वल टू यहाँ पर 2a cos थीटा, यही बनेगा यहाँ पर r इक्वल टू 2a cos थीटा। ये तब का केस है जब क्या करे, जब जो सर्किल है वो पोल से पास करे और
उसका सेंटर इनिशियल लाइन पर हो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं बता दे रहा हूँ। अभी वीडियो भी बना रहा हूँ, इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसे देखते रहिएगा, ठीक। और बाकी चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग में रहेगा, और अगर ऑप्शन में आता है तो टिक कर देंगे। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि पोल इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। पोल ही सेंटर हो जाए, जैसे ऐसे पोल है ना और ऐसे सेंटर हो जाए, तब क्या करेंगे, तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आर होगी, और यही सेंटर के बराबर, रेडियस के बराबर होगा, तो बस आर बराबर ए ले लीजिए, बस आर बराबर यही हो जाएगा, और कुछ नहीं। और बाकी फिर इनिशियल लाइन टेंजेंट हो जाए तो बाकी ये चीज़ें दिया हुआ है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। इनिशियल लाइन जब टेंजेंट होगी ना, तो उस कंडीशन में जो बनाया हुआ है यहाँ पर थीटा, तो ए एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक। अगर आप समझना चाहें तो ए एंगल थीटा, या फिर नहीं समझ, देखिए आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कह रहा है कि इनिशियल लाइन इज द टेंजेंट एट द पोल। तो ऐसा सोचिए, ये पोल होता है, ए पोल होता है, पोल, और ये होती है इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, ठीक। यहाँ पर पोल है ओ, कह रहा है कि इनिशियल लाइन इज द टेंजेंट एट द पोल, मतलब उस सर्किल के लिए इनिशियल लाइन टेंजेंट हो जाए और किस बिंदु पर हो जाए, पोल पर, तो पोल पर ऐसे टेंजेंट बन जाएगा ऐसे। तो आपको पता है कि सेंटर जो होगा केंद्र से अगर मिला देंगे तो 90 डिग्री बनता है। ये हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि किसी भी सर्किल के लिए टेंजेंट से अगर सेंटर को मिला दे तो कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। और ऊपर उठा दीजिए इसको, इसी को ऊपर उठा दीजिए, यहाँ आप कोई पॉइंट P ले लीजिए, तो यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये R होगा और A जो होगा थीटा होगा, ठीक है। और ऊपर वाले को यहाँ B मान लीजिए। तो ये जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर समझ में आया सारी चीजें कि नहीं आई समझ में? बोलिए, एक दो लोग बोलें तब आगे बढ़ेंगे। ओके ओके आया सर। ओके, जब इतना क्लियर है तब देखिए ध्यान से, इधर थीटा दिख रहा है और C से O और X जो मिलाए हैं पूरा एंगल 90 है। तो ये जो अंदर वाला एंगल बन रहा है, A क्या 90 माइनस थीटा होगा? यस सर। और ये देखिए, आपको ये भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर व्यास दिया हो डायमीटर, उसको कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। मतलब यूपी बोर्ड वाले पढ़ते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो शायद ये थ्योरम पढ़े होंगे कि कह सकते हैं कि ट्रायंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो इस तरीके से ए 90 होगा, तो ए तो पक्का है कि 90 है, यहाँ ऊपर ए 90 है और ए 90 माइनस थीटा है, तो ये ऊपर जो दिख रहा है ये कितना होगा, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो ये जो 90 यहाँ पर दिख रहा है ऊपर है थीटा, ठीक, ऊपर थीटा है, तो ऊपर थीटा है, ये तो समझ में आ गया होगा ना कि नीचे 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ऊपर वाला थीटा हो जाएगा। क्यों, इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहीं पर साइन थीटा लगा दीजिए। तो साइन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसके सामने होता है जो कि आर दिख रहा है, तो आर हो गया। हाइपोटेनस 90 के सामने होता है, तो जो ये बड़ा सा खड़ा लाइन है, ये डायमीटर है, व्यास है, जो त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2a हो गया। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से आर को यहीं रहने दीजिए, 2a को इस साइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2a साइन थीटा इक्वल टू आर इक्वल टू 2a साइन थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें समझ में तो आ जा रही है, लेकिन आपको याद करना मुश्किल होगा लंबे समय के लिए, ताकि आप ट्रिक अच्छे से कर पाए वहाँ पर 4 ऑप्शन में। ये सब चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए मेन थियरम आ रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्या है कि पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई का थीटा, इसको याद रखे रहिए कि ये किसका समीकरण होता है, ये पोलर इक्वेशन होता है कोनिक का। अब इसी को देखिए उल्टा कर देंगे ना, उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर बदल जाता है, क्योंकि मैंने देखिए ऊपर जो दिखाया हुआ हूँ, ये क्या है, ऊपर जो दिखाए हुए हैं ये इधर के साइड है, और नीचे वाला देखिए इस साइड में उल्टा दिख रहा है, तो इसमें साइन बदल जा रहा है बस, और कुछ नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही बदल गया, 1 माइनस ई का थीटा हो गया, क्योंकि ये उल्टा है।
और बाकी चीज़ें कुछ खास नहीं है, बाकी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी तो बताई जाएगी। अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा उसे आपको समझना है। ठीक, तो एक बहुत ही सिंपल है, इसे आप समझ सकते हैं। मैं अभी थोड़ा एक चीज़ सोच रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसको पहले मैं बता दूँ। इधर देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए बहुत सारे ईयर लिखे हुए हैं ना, तो इन दोनों को ध्यान से देखिए। इन दोनों में कह रहा है कि सो दैट द एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कास थीटा और एल बाई आर माइनस 1 प्लस ई कास थीटा रिप्रेजेंट द सेम कोनिक। मतलब ये दोनों सेम कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर सेम कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके इक्वेशन में फ़र्क क्या है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो सेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है सो दैट, तो इसलिए सही होगा। तो हमें करना क्या है कि इसको थोड़ा सॉल्व करना है, एक दो लाइन, और एक दो लाइन ले जा करके देखेंगे कि सेम हो जाते हैं। तो कैसे, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है ना, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कास थीटा, तो एल को वही रहने दीजिए, आर को इस साइड कर दीजिए, तो हो जाएगा आर प्लस, ठीक है, ई आर कास थीटा। आपको पता है कि आर कास थीटा का वैल्यू x होता है और आर साइन थीटा का वैल्यू y होता है। तो आर कास थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा x, तो यहाँ से हो जाएगा r प्लस ई एक्स। इसको इस साइड कर दें तो l माइनस ई एक्स बराबर r, दोनों का होल स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा l माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और आर स्क्वायर का वैल्यू पहले से ही आपको पता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये समीकरण क्या बना, एल माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका देखिए, इस दूसरे वाले को चेंज करिए, तो दूसरे वाले में एल इक्वल टू इस आर को उस साइड ले जाइए तो हो जाएगा माइनस आर प्लस ई आर कास थीटा। अब माइनस आर प्लस ई और आर कास थीटा का वैल्यू एक्स, इसको इस साइड लाइए तो हो जाएगा एल माइनस ई एक्स इक्वल टू माइनस आर, होल स्क्वायर करिए तो एल माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली इन दोनों को देखिए, इस लाइन को देखिए और ऊपर वाली इस लाइन को देखिए, जो दोनों अलग अलग फार्मूले से आ रहे हैं लेकिन दोनों सेम है। तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों के इक्वेशन सेम है, इसलिए दोनों सेम कोनिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को आपत्ति है या समझ में नहीं आया? क्यों? हेलो, ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए। हाँ, लेकिन ये ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो जैसे कि उसमें कुछ लिख दिया कि कौन से सेम है, तो ये दोनों तो डिफरेंट दिख रहे हैं, तो डिफरेंट मत मार देना, ध्यान देना कि ये दोनों सेम होंगे। इसमें अब अपना दिमाग लगाया गया है। ठीक, लगाने दीजिए, मैंने आपको बता दिया, इसे अब ध्यान दीजिए। ये सब देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। कह रहा है कि द सेमी लेटस रेक्टम इज ए हार्मोनिक मीन बिटवीन द फोकल कार्ड। ठीक है, बिटवीन द सेगमेंट ऑफ फोकल कार्ड। ठीक, तो हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है, जैसे बताइए कि हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि कोई 3 नंबर है ए बी सी और हार्मोनिक मीन है, पढ़े ना हार्मोनिक मीन कि b इक्वल टू 2ac बटा a प्लस सी, पढ़े हैं ऐसा कि नहीं पढ़े हैं? इस तरह हम लोग का सिलेबस से निकल चुका था। हाँ, तो निकल चुका है, तो जानिए कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। जैसे कि होता क्या है ना कि एपी तो पढ़े होंगे ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी। हाँ, तो इसमें 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। इसकी खास बात होती है कि बीच वाला फाइंड करना है ना, तो फर्स्ट 2 और लास्ट 6 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 6 2 8 बटा 2, तो 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है। मतलब एपी में बीच वाले को फाइंड करना है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए तो मिल जाता है। तो इसी एपी का उल्टा होता है। तो यहाँ से क्या टर्म मिला, यहाँ से एक चीज़ मिला कि अगर मैं कहूँ कि ए बी सी लिखा है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि बीच वाला बी मिलेगा
ए प्लस सी बटा 2 करने पर, या थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो एक निष्कर्ष ये आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का योग बीच वाले के ट्वाइस के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई? फर्स्ट और लास्ट का योग बीच वाले के ट्वाइस के बराबर होता है। इतना क्लियर है? तो जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता था एचपी, उसको परिभाषित करते थे हरात्मक श्रेणी इस प्रकार से कि अगर ए बी सी, ऐसे कहा जाता था कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए पी में है तो इम्प्लाई करता था कि 1/a 1/b 1/c आर इन एच पी। ध्यान दीजिए, बस यही डेफिनेशन है। मतलब आपसे कोई पूछ दे कि एच पी क्या है, जो हरात्मक श्रेणी होता था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो क्या है, तो आपको बस इतना बताना है कि जो ए पी पढ़े हैं ना उसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल या हाँ रेसिप्रोकल ही कहिए, उल्टा कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, एच पी बन जाएगा। तो अगर कोई चीज एच पी दिया है तो उसको उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये एच पी है, इसको उल्टा कर दीजिए तो फिर कहाँ चला जाएगा बताइए? एपी में हो जाएगा। ठीक है, यही है कि एपी को उल्टा करेंगे तो हार्मोनिक, और हार्मोनिक को उल्टा करेंगे तो एपी हो जाएगा। तो इससे एक नया सा रिजल्ट निकलेगा जिसे आप समझिए। ठीक है, कि जैसे कि मैं कह दूं कि इफ एपी ए बी सी आर इन एच पी, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा 1/a 1/b और 1/c आर इन कहाँ होगा बताइए तो, AP। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि अगर कोई चीज एचपी में हो ना तो उसको एपी में ला दीजिए। और एपी का फार्मूला आपको पता है कि बीच वाले का ट्वाइस ऑफ 1/b इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए 1/a प्लस 1/c। ठीक, तो इस जगह 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। यही ध्यान दीजिए, ऐसा होता है। इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे ना तो आ जाता है। कैसे, देखिए 2/b इक्वल टू एलसीएम ए सी, ए से डिवाइड करेंगे सी आएगा, सी से डिवाइड करेंगे ए आएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो b उधर जाएगा तो हो जाएगा b इक्वल टू ट्वाइस अपने जगह पर ए सी इधर आएगा और नीचे आ जाएगा a प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर कहा जाए कि ए बी सी आर इन एच पी, तो अब तुरंत ए भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं और ए भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसके दो कंक्लूजन निकलते हैं कि बीच वाला जो होता है, अगर तीन संख्याएं HP में है तो बीच वाला ट्वाइस ऑफ फर्स्ट लास्ट बटा फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर होगा, या फिर तीनों का उल्टा कर दीजिए तो ट्वाइस ऑफ मिडिल वाला फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब इसी का यूज करके आपको यहाँ पर चीज़ों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा जा रहा है। ये तीनों जो लिखा है ना यहाँ पर, देखिए ये जो तीनों लिखा है तीनों सेम है, तीनों का एक ही आंसर है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यस से कोई एक लाइन ऐसे पास कर रही है, ध्यान दीजिए पास कर रही है। मान लीजिए कि ऊपर यहाँ पर एक एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ पर अल्फा बन गया। ठीक, तो अगर यहाँ अल्फा बन गया तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, इस P का कोऑर्डिनेट इस यस से, ओरिजिन से, मतलब P से यस से SP कामा अल्फा मान लीजिए। तो अगर इसको आप SP कामा अल्फा मान रहे हैं ऊपर वाले को, तो ये जो पॉइंट P डैश आ रहा है इसको पीछे बढ़ाने पर पूरा पाई घूम गया, तो इसका एंगल ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SP डैश और कामा SP डैश डिस्टेंस हो गया, और ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आई समझ में? नहीं आई तो रिवाइज कर दो।
अरे सिंपली ये पढ़े हुए हैं ना, ऐसे ही तो पढ़े थे ना कि यहाँ पर कोई पॉइंट यस हो तो यहाँ का दूरी अगर ये मैं पी ले लूँ और मैं आर थीटा ले लूँ तो ये दूरी आर है और ये थीटा, यही पढ़े थे कि कुछ और पढ़े थे? नहीं सर, यही पढ़े। यही पढ़े थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैं दोनों आर तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है। तो पहले की दूरी आर के जगह पर क्या मैं इस आर के जगह पर यस से पी की दूरी एस पी लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो जस्ट लाइक सेम आप इसे सोचिए कि यस से लेके यहाँ ऊपर जो पी बनाया हुआ है वहां तक की दूरी क्या है? एस पी है। आप इसे ऐसे समझिए तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इधर देखिए यहाँ से, जैसे कि मान लीजिए ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोई यस है तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए पी है तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा एस पी कामा थीटा होगा। मान लीजिए कि थीटा है तो अब इसको पीछे बढ़ाइए, इसको पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाइए, ऐसे पीछे बढ़ाइए। मान लीजिए कि यहाँ पर जा करके पी डैश हो गया, तो पी डैश हो गया तो पीछे की डिस्टेंस यहीं से मेजर करेंगे तो यस से लेकर के पी डैश की डिस्टेंस यस पी डैश हो गई। और क्योंकि ये थीटा है और इतना पाई होता है, वन लाइन पर पाई एंगल बनता है तो पूरा एंगल मिला देंगे थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा हो जाएगा इस तरीके से। तो उम्मीद है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको समझ में आए होंगे कि नहीं आए पहले? तो सिंपल सा एक फार्मूला जिसे आप पढ़ते हैं पहले से ही, एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कास थीटा। ध्यान दीजिए, तो एल यही रहेगा, आर का मतलब होता है एट पॉइंट पी, आर का मतलब एस पी है, एस पी बराबर 1 प्लस ई कास थीटा। रहने दीजिए, एट पॉइंट पी डैश, पी डैश बताइए। तो पी डैश जब बताएंगे ना तो हो जाएगा एल बाई एस पी डैश, एस पी डैश बराबर 1 प्लस ई कास थीटा की जगह क्या भर देंगे? पाई प्लस थीटा। आपको पता है ये जो ई के साथ कास पाई प्लस थीटा होता है, कास थीटा लेकिन माइनस में होता है, इसलिए ए बन जाएगा। ए है एल बाई एस पी डैश, इसको फर्स्ट समीकरण मानिए, इसको सेकंड मानिए और फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ दीजिए तो इधर हो जाएगा एल बाई एस पी प्लस एल बाई एस पी डैश इक्वल टू, इधर कट गया 2 हो गया, एल से सब में भाग दे दीजिए तो 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई एस पी डैश इक्वल टू 2 बाई एल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई समझ में? यस सर। तो अभी मैं बताया था कि अगर ए बी सी आर इन ए पी नहीं एच पी में हो तो क्या आता है? तो आता है ट्वाइस ऑफ 2 बाई बी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी। अभी जस्ट मैं बताया था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो तुरंत आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए कि एबीसी किस में होगा? आर इन एचपी होगा। तो ऐसा ही तो लिखा है, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे क्लियर हो रहा है कि एस पी एल ये इम्प्लाई करेगा एस पी एल और एस पी डैश आर इन एच पी। तो इसी को कहा जाता है कि यहाँ पोल से फोकस से जाने वाली कोई भी लाइन को हम लोग बोलते हैं फोकल कार्ड। कार्ड मीन्स जीवा, ठीक है। जैसे कि आप सर्किल में कहीं से भी पास करा दीजिए लाइन तो इसको कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स जीवा, ठीक है, इस तरीके से। और फोकस से पास हो रही तो फोकल कार्ड। तो जो कोई भी फोकल कार्ड अगर पास हो रही है तो फोकल कार्ड के 2 सेगमेंट बनते हैं, एक ऊपर बनता है एक नीचे बनता है, फोकस से ऊपर एक नीचे, ठीक। तो और लेटस रेक्टम क्या होता है? ये पूरा लाइन जो कि परपेंडिकुलर होता है, इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम, इसको बोलेंगे लेटस रेक्टम, ठीक है। लेकिन आधा ही लेंगे तो ऊपर का यल होता है, इसे बोलते हैं सेमी लेटस रेक्टम। तो यानी कि फोकल कार्ड वाली लाइन के जो सेगमेंट है, वॉइस कट रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, थोड़ी देर रुक जाइए फिर आ जाएगी। और लोगों को भी नहीं आ रहा है समझ, मतलब आवाज नहीं सुनाई दे रहा है कि केवल एक लोग को सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो उसको ध्यान से देख लीजिए, फिर से सुनिए। सुनाई दिया कि अभी नहीं दिया? सर अभी क्लियर है। ओके,
तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1/SP प्लस 1/SP डैश इक्वल टू 2/L। तो ये तीनों किस में होते हैं, SP, L और SP डैश आर इन